राधे राधे सभी को। आशा है आप सब बेहतरीन होंगे। आज की जो जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है 12 सितंबर के शिफ्ट नंबर 2 के 25 क्वेश्चंस। सो बिना देरी करे हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी श्लोक के साथ आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बजाज ऑटो, डाबर या टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसको भेल तो आपको पता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है इंडिया में वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं महारत्न कंपनी, एक को बोलते हैं नवरत्न कंपनी, और जो सबसे लोवेस्ट होती हैं उनको बोलते हैं मिनी रत्न। ठीक है, ये इनके टर्नओवर के बेसिस पे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर तो भेल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब प्राइवेट हैं। अब तो हम बात कर लेते हैं महारत्न कंपनी में कौन कौन सी आती हैं। महारत्न कंपनी में आ जाएगी भेल, जो भी लिखा मैंने। ठीक है, बीपीसीएल आ जाएगा। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड आ जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल आ जाएगी आपकी, एचपीसीएल आ जाएगी, आईओसी आ जाएगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह लो, वो भी इसी में आ जाएगी। साई, एनटीपीसी जो है वो भी महारत्न के अंदर आ जाएगी। ओएनजीसी ये भी इसके अंदर आ जाएगी, और पीजीसीआईएल ये भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको फुल फॉर्म इन सबकी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इतना याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन महारत्न और नवरत्न से बनते हैं। वहीं अगर नवरत्न की बात करें तो नवरत्न में आ जाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भी इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मिनी रत्न की बात करें तो जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसके अंदर आ जाएगी, है ना। बीएसएनएल जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी, और आईआरटीसी जो है रेलवे वाली वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर हमें इन 3 पार्ट्स में, सेक्टर्स में काटता है ना, जिस एक को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न बोलते हैं। वहीं आपको ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री से आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी याद आनी चाहिए। ठीक है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको दोबारा जब हम रिवाइज करें तो आपको क्लियरली याद हो जाए, है ना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 5 हुई। ठीक है, 5 हुई, और ये 1948 से 1991 तक। ठीक है, तो 1948 में सबसे पहली आई, फर्स्ट जो आई है वो आई है 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसने इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरी में बांटा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी कैटेगरीज में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ने बांटा था। और इसके मेन जो फिगर रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। साथ साथ यहीं से गवर्नमेंट की मोनोपोली स्टार्ट हुई, यहीं से लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ। मतलब कि अगर आपको भारत में कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये यहीं से स्टार्ट हुआ। फिर बात करते हैं सेकंड की। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1956 में इसने इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांटा। ठीक है, उनको बोला गया ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, सी शेड्यूल। ए में वो कंपनीज आएंगी जो कि पब्लिक
या उनकी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। बी में वो आएंगी जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के पास है। और तीसरे में वो आएंगी जो सिर्फ जिनकी अंडरटेकिंग सिर्फ प्राइवेट के पास है। इसमें आती हैं 17 इंडस्ट्रीज, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी होगी, है ना, लिख देता हूँ। रेलवे हो गया, जो मतलब कि जिसमें आपको पता है कि पूरा गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। और मिक्स वाले में इसमें है 12 इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पूछता है कि शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, है ना। और ये क्या बोलते हैं, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने कितने शेड्यूल में इंडस्ट्री को बांटा था, 3। पहले वाले ने 4 कैटेगरीज में, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है थर्ड पे। थर्ड और फोर्थ जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि ये 1977 में आया था और ये 1980 में आया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करने की बात कही गई थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करी गई, है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है। और 1980 में 2 एक्ट आए थे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दौरान, एक है MRTP एक्ट और एक है फैरा एक्ट। ये दोनों एक्ट जो हैं ये आए थे, इससे मतलब कि इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लरिश करेगी एक तरह से, ठीक है, बहुत उनको हेल्प वगैरह मिली। जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी फिफ्थ लास्ट जो है। क्यों, क्योंकि ये 1991 में आई थी और 1991 में आपको पता है BOP क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, ठीक है। तो इस दौरान क्या है, लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया, ये पहला पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब BOP क्राइसिस आया तो हमें मतलब कि थोड़ा खुलने की ज़रूरत थी, तो हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी। वो रिफॉर्म आए LPG रिफॉर्म्स के अंडर। LPG, जहाँ पे L का मतलब है लिबरलाइजेशन, ठीक है, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे निवेश करने का मौका दिया गया। ग्लोबलाइजेशन, हम लोग ग्लोबली ये बोल दिया गया कि आप मतलब कि कोई भी दिक्कत हम सपोर्ट करेंगे यहाँ पे सेटअप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, है ना। लिबरल मतलब कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें मतलब कि दी गई एडवांटेज के तौर पे, जिससे मतलब कि कंपनी जो है यहाँ पे सेटअप हो सके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें से पहली, दूसरी और फिफ्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है, पहली, दूसरी और पांचवी, हर बार देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ये याद रखना कि पहले जो है 4 कैटेगरीज में बांटी गई थी इंडस्ट्रीज को, दूसरे में 3 शेड्यूल में बांटा गया और लास्ट वाले में हमने LPG रिफॉर्म लाए, ठीक है। कौन लेके आया था, मनमोहन सिंह लेके आए थे, ये भी आपको बता दूं मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स प्रो कबड्डी लीग स्टैब्लिश इन इंडिया। तो आपको पता है प्रो कबड्डी लीग क्या है, जैसे IPL है क्रिकेट के लिए, वैसे ISL है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के लिए, है ना। तो वैसे ही कबड्डी के लिए प्रो कबड्डी लीग है, ठीक है। इसमें टीमें आपस में खेलती हैं और जो है टीम को जो है वेरियस नामी पर्सन जो है खरीदते हैं। तो आपसे पूछा है कि कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में, ये चीज़ याद रखनी है। और 2014 में जीता कौन था ये भी बता देता हूँ मैं आपको, जयपुर पिंक पैंथर जीती थी, जयपुर पिंक पैंथर जीती थी। और अभी रिसेंटली 2024 में कौन जीता है, 2024 में जीता है हरियाणा स्टीलर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कबड्डी में कितने प्लेयर चाहिए होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, ये पता होना चाहिए। कबड्डी का जो प्लेटफॉर्म है उसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ होता है 10x13 मीटर का, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी चीज़ भी पूछी गई है। साथ साथ आप मुझे ये बता दीजिए, जो ISL है इंडियन सुपर लीग जो है, लिख देता हूँ यहाँ पे, जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ठीक है, उसको 2013 में कौन जीता और 2025 में अभी रिसेंटली कौन जीता। 2013 में वो जो मतलब 13 में ये फाउंड हुआ था, मतलब पहली बार खेला गया था। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, जैसे प्रो कबड्डी लीग 2014 में आई है, वैसे ISL जो है वो ये स्टैब्लिश लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टैब्लिश्ड, ठीक है। 2013 में स्टैब्लिश हुआ। तो पहला दफ़ा कौन जीता था, वो जीती थी मोहन बगान। मोहन बगान जो टीम है वो जीती थी कोलकाता की, ठीक है। और 2025 में कौन जीती, 2025 में भी मोहन बगान ही जीती, ठीक। ये चीज़ भी आप याद कर लेंगे, क्लियर। तो इस चीज़ में आपको ज़्यादा वो
डाउट नहीं होना चाहिए। हम बाकी सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे। आईपीएल हमने डिस्कस किया है, ठीक है, और नहीं किया है तो फिर अगली बार मतलब जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे में भी क्लियरली पूरी सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही मैंने आपको बताया है कि मैं आपको उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जितना आप एक बार में इनटेक कर सको और एक बार में आप याद रख सको, ठीक है। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे। द वेदांगास आर हिंदू ऑक्सिलरी disciplines that originated in ancient times and are linked to the study of Vedas. They are dash in number. तो वेदांगस के बारे में यहाँ पे एक चीज़ बता दी गई है कि वेदांगस वो टूल्स हैं जिससे हम वेद को पढ़ सकते हैं, टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, ठीक है। कितने होते हैं? ये होते हैं 6, ये आपको याद रखना है। और 6 कौन कौन से होते हैं जो पूछ लेता है? पहला होता है शिक्षा, कैसे भी आप किसी भी ऑर्डर में याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अभी होते क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो याद रखना है, जो फोनेटिक्स की स्टडी है, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, उसको बोलते हैं शिक्षा, ठीक है। और जो हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं कल्प, स्टडी ऑफ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। दोनों लिख लो आप, इजी रहेगा समझने के लिए। व्याकरण का मतलब पता है आपको, स्टडी ऑफ ग्रामर, ठीक है। और निरुक्त होता है स्टडी ऑफ इटाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ इटाइमोलॉजी। अब इटाइमोलॉजी क्या होता है? मतलब कि जो वर्ड्स होते हैं ना, उनकी स्टडी को बेसिकली बोला जाता है निरुक्त। ज्योतिष आपको पता है, स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। और छंद का मतलब भी आपको पता ही होगा, स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स, ठीक है। छंद, मुखड़ा, है ना, आपने ये शब्द सुने होंगे। तो ये चीज़ है, आपको इतना आपको पता होना चाहिए। साथ साथ हम थोड़ा और देख लेते हैं वैदिक के बारे में। आपको ये पता है कि वैदिक कल्चर में जो है श्रुति है, श्रुति का मतलब है दैट विच वॉज हर्ड, ठीक है। और स्मृति है जिसका मतलब है दैट विच आर रिमेंबर्ड। स्मृति के रिकॉर्डिंग आपको पता है कि 18 पुराण से, ठीक है। उसमें स्मृति में तंत्रास आते हैं, धर्मशास्त्र आता है, श्रीमद् भागवत गीता आती है, ठीक है। इतिहास आता है, इतिहास में 2 एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत, ये आते हैं, ठीक है। और जो राइटिंग्स हैं, है ना, रिमेंबर का मतलब क्या है? जो कि मतलब लिखी गई हैं, ठीक है। तो आचार्य के द्वारा जो राइटिंग्स हैं, जगत गुरु के द्वारा जो हैं, रसिक भक्त से, इन सब के द्वारा जो राइटिंग्स हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी। और वहीं पे अगर हम वेद की बात करें, क्योंकि क्या देखो, आपको पता है वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, मतलब कि जो कि भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। तो वेद आपके 4 हैं। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट है, ठीक है। सामवेद ओनली वेद है जो कि म्यूजिक पे है, ये आपको पता है ना। यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। अब वेद में वेदांगास होते हैं, कितने होते हैं? 6 मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और वेदों के जो सेक्शन है उसमें उसको संहिता बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, अरंक्या बोलते हैं, और एक और है उपनिषद, ये लास्ट में ऐड किया गया। तो ये 4 पार्ट्स में वेद जो है डिवाइडेड है। एक हो गया उपनिषद, लास्ट वाला, ये लास्ट में ऐड किया गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उपवेद कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, ठीक है, ये उपवेद होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी जब हम इन वेदों के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो हम डीपली पढ़ेंगे। ओल्डेस्ट पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट ऋग्वेद है, ओनली जो म्यूजिक पे है वो सामवेद है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और वैदिक के बारे में मैं आपको टाइम पीरियड बता ही चुका हूँ, 1500 से लेके 600 BC तक था, ठीक है। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1500 से 1000 तक है, जिसको हम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक है लेटर वैदिक जो 1000 से 600 तक है, 1000 से 600 तक है अर्ली वैदिक, ठीक है। ये जो कम्युनिटी थी ये पेस्टोरल थी, चरवाहे थे, और ये कम्युनिटी जो थी वो एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर गई थी। बस इतनी सी चीज़ें आपको, बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए।
बाकी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हमने सारे 5 ईयर प्लान डिस्कस किए हैं, तो आपको ये ग्रोथ रेट पता होना चाहिए। ग्रोथ रेट मतलब कि क्या है, कितना कितना टारगेट माना था और कितना अचीव किया था। तो अचीव किया था वो पूछा गया है। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इस बार को सिर्फ 5 ही जो स्टार्टिंग की 5 है जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। उससे पहले जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, ये यूएसएसआर से लिए गए। कब से कब तक थे ये, 1951 से 2014 तक। 2016 तक था लेकिन 14 तक चला क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट ने जो 5 ईयर प्लान जिसने बनाया था, प्लानिंग कमीशन ने, उसको हटा दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। ये चीज़ पता होनी चाहिए। कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 ईयर प्लान दिए थे। ठीक है, ये कब बनी थी, ये बनी थी 1950 में। 1950 से पहले एक और कमीशन बैठी थी, उसका नाम था केसी नियोगी कमीशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, केसी नियोगी कमीशन। ये कब बनी थी, ये बनी थी 1946 में। ठीक है, अब ये पूछता है कि प्लानिंग कमीशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे और लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो पहले थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और लास्ट थे भौतिक सिंह, भौतिक सिंह। अहूवालिया है इनका पूरा नाम, अहूवालिया। ठीक है, और जैसे 5 ईयर प्लान जो था, हम हर साल, हर 5 साल बाद के लिए हमने लिया था कि ये शुरू के 5 साल में ये टारगेट रहेगा, ये हम इसके इस 5 साल में ये करेंगे। वैसे ही एक 20 साल का प्लान भी था, हम 20 साल का भी प्लान लेके चलते थे, तो उसको बोलते थे पर्सपेक्टिव प्लान। ये भी आपको पता होना चाहिए, पर्सपेक्टिव प्लान। क्लियर। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो हमारे 5 5 ईयर प्लान रहे हैं उनके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। तो पहले की बात करते हैं। पहला जो प्लान था वो 1951 से 56 तक 6 साल चला। क्लियर। एग्रीकल्चर इसका एम था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। क्लियर। किस मॉडल पे बेस्ड था, ये हैरल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, हैरल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था ये चीज़। इसके अंदर जो है 3 IIT सेटअप की गई, ये पता होना चाहिए। पहली जो IIT बनी वो कौन सी बनी, वो IIT खड़गपुर बनी। खड़गपुर कब बनी, 1951 में बनी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ इसका, इसने टारगेट रखा था 2.1 का, अचीव कितना किया, अचीव किया 3.6। तो यही तो पूछा था कि कितना अचीव किया, कितना अचीव किया, 3.6 अचीव किया। क्लियर। आते हैं सेकंड पे। ठीक है, सेकंड वाला 1956 से 61 तक चला। इसका रोल, इसका मतलब कि एम क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, और कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये पीसी महालनोबिस पे मॉडल पे बेस्ड था। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसके अंदर हमने 3 स्टील प्लांट सेटअप किए। जैसे उस वहाँ पे 3 IIT सेटअप हुई, वहाँ से यहाँ पे 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए। कहाँ कहाँ, तो राउरकेला में, दुर्गापुर में और भिलाई में। ठीक है, किस किस के साथ मिलके हुए ये पूछता है, तो ये बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता तो होगा ही कि राउरकेला जो है उड़ीसा में है, ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और भिलाई छत्तीसगढ़ में। किसके साथ सेटअप किए, तो ये वाला किया जर्मनी के साथ। ठीक है, दुर्गापुर वाला किया यूके के साथ, और तीसरा वाला किया रशिया के साथ, USSR के साथ, सोवियत यूनियन के साथ। क्लियर। और हाँ, इसका इसका कितना एम था, तो इसका था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4.5 टारगेट था और अचीव किया था हमने 4.21। ठीक। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला आपको पता है 1961 से 65 तक चला। क्लियर। इसका हमने, इसका मोटो था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ये गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक्चुअली गडगिल SSC ने 4th वाले को भी गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड माना है, लेकिन हम
थर्ड को लेकर चलेंगे, ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन में आ जाए तो फोर्थ को आप टिक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इस दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था, ठीक है। और ड्रॉप आ गया था इस दौरान, तो ये फेल हो गया था, सूखा पड़ गया था, ठीक है। साथ साथ सूखा पड़ गया था, तो हमने इसका जो टारगेट रखा था हमने 5.6, और सूखा पड़ने की वजह से हम अचीव नहीं कर पाए, आधा अचीव कर पाए 2.72। साथ साथ इसी दौरान एक स्टील प्लांट और सेटअप हुआ, कहाँ पे, बोकारो में, ठीक है। किसकी मदद से, यूएसएसआर की मदद से, ठीक है, याद रखना ये बोकारो स्टील प्लांट जो है सेटअप हुआ था इसी थर्ड फाइव, ठीक है। अब मैंने बताया आपको ड्रॉप आ गया था, सूखा पड़ गया था। साथ साथ हमने 1962 में चाइना से वॉर लड़ी, 1965 में पाकिस्तान को पेला, और साथ साथ हमारे दो बड़े नेता जो पीएम थे वो इनकी मृत्यु हो गई थी इस दौरान। कौन कौन, किस की, नेहरू जी की, और जो उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी वजह से हमें ब्रेक लेना पड़ा, और उस ब्रेक को हमने बोला प्लान हॉलिडे। यहाँ ऐसे कर देता हूँ, प्लान हॉलिडे हमने लिया, ठीक है। कब से कब तक, 1966 से 69, क्लियर, 3 साल का हमने लिया प्लान हॉलिडे, ठीक है। और ये तीनों जो इन तीनों में जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो नेहरू जी रहे हैं, ये चीज़ आपको ही पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेहरू जी की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी को बना दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले का जो, अच्छा फोर्थ वाले की, थर्ड वाला तो हो गया ना, ये फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ वाले का जो एम था वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव जो था। और ये किस पे बेस्ड था, ये था रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड, रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड। कब से कब तक हुई, तो आप 5 साल जोड़ ही लो उसमें, 1969 में 5 साल जोड़ लो, 1964 हो गया, ठीक। इस दौरान जो है, इसी दौरान 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। और क्या क्या हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा, मैंने आपको बताया स्माइलिंग बुद्धा क्या था, फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो था, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसी में आया था, प्लानिंग प्रोग्राम भी इसी टाइम लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसमें हमारा टारगेट था 5.7, लेकिन फिर हम 2.05 ही अचीव कर पाए, फिर हमें एक धक्का मिला। उसके बाद लास्ट पे आते हैं, है ना। लास्ट था हमारा फिफ्थ, लास्ट नहीं था, मतलब कि आज हम जो 5 की बात कर रहे हैं, इसका फिफ्थ में इसका था ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आप मतलब कि टारगेट वगैरह सब कुछ याद कर लो। डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है, ये क्लियर। और इसमें एक लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ, ठीक है, कैंपेन जो है गरीबी हटाओ कैंपेन लॉन्च हुआ। और इसमें टारगेट रखा हमने 4.4 का, और हमने लगभग 4.8, थोड़ा सा ज़्यादा हमने अचीव कर पाया, ठीक है। और इन दोनों में इंदिरा गांधी थी, फोर्थ और फिफ्थ में पीएम जो थी हमारी वो इंदिरा गांधी थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने वैसे तो आपको 12 करा दिए थे, लेकिन ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पांचों को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप याद रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द 5 F's ऑफ इनडायरेक्ट टाइम ट्रांसमिशन। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, मैं वो पहले बताता हूँ आपको। क्या होता है, जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है उसको फैलने के 2 तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अभी होता क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन जिसमें आपकी मतलब कि 2 तरीके से फैलता है, या तो आपका मतलब बॉडी कांटेक्ट हो, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, है ना, या फिर जैसे आपने छींक दिया, या फिर मतलब ड्रॉपलेट्स वगैरह, स्नीज लिख दो आप, है ना, छींक दिया जो सामने वाले को हो गया, है ना। अब कैसे एग्जाम्पल, कैसे इसका एग्जाम्पल है गुनोर हवा,
गोनरहाया, है ना। या फिर आपको पता है जैसे स्किन टू स्किन की अगर बात करें तो जो अनबॉर्न बेबी होता है, अगर मदर को इन्फेक्शन है तो उस तक भी फैल जाता है ना। तो वो भी एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट की बात करें तो ये फैलता है किसके थ्रू, 5F के थ्रू, है ना। तो वो F कौन कौन से हैं, तो इसमें से ये फ्रूट हटा दो, फ्रूट नहीं है भाई, फ्रूट कोई F नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा कि एक ही ऑप्शन बचा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लाइज फिंगर्स फॉर्मेट्स फूड फ्लूइड, ये है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इससे कौन सी बीमारियां हो सकती है, जैसे कॉलेरा, रेबीज, ठीक है, मलेरिया या कोल्ड, सर्दी जुकाम, है ना। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल है, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ आपको याद नहीं है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जिसमें फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू या फिर जो स्किन टू स्किन जो है उससे फैले, या फिर स्नीज वगैरह जो हो, मतलब आप कांटेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट एक तरह से, उससे फैलने वाली बीमारियों को हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट मतलब कि जिसमें एक इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़े, एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़े। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़े, ठीक है। वो इंटरमीडिएट कौन से, वो ये हैं, फ्लाइज फिंगर्स फॉमिट्स फूड फ्लूइड। आपने खाना खाया, आपको जुकाम था, वही खाना आपने अपने भाई को दे दिया तो उसको भी जुकाम हो गया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। और चलते हैं। अच्छा, आपको मैं थोड़ी सी और डिसीज़ के नाम पूछ लेता हूँ जो एसएससी ने पूछी गई है ना। आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी क्या है। जैसे कि एक है रेड रस्ट डिसीज़, ये किस चीज़ से होती है और ये कैसी है, फंगल है, एल्गी है, बैक्टीरियल है, कौन सी है, ठीक है। फिर है टिक्का, टिक्का डिसीज़ आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। ग्रीन ईयर डिसीज़, ये भी है। और है एक फायर फ्लाइट, फायर फ्लाइट, ठीक है। और एक और बता दो, मॉसेक वायरस, ठीक है। तो बस हम 5 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेड रस्ट डिसीज़ जो है वो एल्गी के थ्रू होती है, ठीक है। टिक्का डिसीज़ और ग्रीन ये डिसीज़ हैं, ये फंगल डिसीज़ है, ठीक है। फायर ब्लाइट जो है वो बैक्टीरियल है। और मॉसेक वायरस जो है वो लीव्स के थ्रू होता है। किसके लीव्स के थ्रू होता है, ये भी अब ये सवाल है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो होती है ये कि ये तंबाकू, तंबाकू बोलो या टोबैको बोलो, उसके पत्तों के थ्रू होती है, ठीक है। ये किस में होती है, ये होती है एप्पल में। ये किसके थ्रू होती है, पर्ल या मिलेट, ठीक है। ये ग्राउंडनट, टिक्का वाली जो ग्राउंडनट है, ये याद रखेंगे। और जो रेड रस्ट डिसीज़ है ये कुछ में होती है, जैसे सनफ्लावर हो गया, है ना, टी हो गया या मैंगो हो गया, उसके थ्रू ये उसके थ्रू आपको ये हो सकती है रेड रस्ट डिसीज़, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आप याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं जो बार बार आए हैं, वही मैंने आपको छांट के एकदम करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में आपको मैच करना है, ठीक है। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, एचिनोडर्मेटा या प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। कौन किसका क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। और एग्जाम्पल बताने हैं, ये बेसिकली एग्जाम्पल हैं। तो फ्लैटीहेलमिन्थेस आपको पता है, जिसकी फ्लैट बॉडी हो। फ्लैट बॉडी किसकी होती है, टेपवर्म की होती है। तो 4 का ए है, तो 4 का ए एक ही ऑप्शन है। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमेलिया किंगडम की, तो आपको पता है उसके जो फाइल, ये सब उसके फाइलम है एनिमेलिया के किंगडम के। हम एक बार सारे फाइलम देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। हम डेप्थ में नहीं देखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो एनिमेलिया किंगडम के फाइलम हैं काफ़ी सारे, उनके बारे में सब पढ़ना होता है, उनकी सिमेट्री वगैरह पढ़नी होती है, लेकिन आज हम सिर्फ उनके बारे में, सिर्फ उनका नाम वगैरह देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है पॉरीफेरा, ठीक है। दूसरा है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। थर्ड है प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। फिर है नेमाटोडा, नेमाटोडा।
टोड़ा, ठीक है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ठीक है, एचिनोडर्मेटा, एचिनोडर्मेटा, और लास्ट है हमारा कोडेटा, ठीक है। अब इनकी एक एक स्पेशलिटी, वैसे तो मतलब कि इसमें हम ये देखते हैं कि सिमेट्री कौन सी, रेडियल सिमेट्री होती है, कौन सी सिमेट्री होती है, या फिर डिप्लोप्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, क्या कैसे कैसे होता है, टू सिलोम होता है कि फॉल सिलोम होता है, ये सब देखते हैं, लेकिन वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। पॉलीफेरा कैटेगरीज में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें पोर्स या होल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पॉन्जिला, ठीक है, सिकन, या का यूप्लेक्टिका, यूप्लेक्टिला, लैक्टिलिया, ठीक है, इसको हम ग्लास स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक है। ये नाम मतलब कि थोड़ा मैंने को बताया ना, मेरी दिमाग में आ जाता है लेकिन ज़बान मेरी बहुत आगे भाग जाती है, तो इसलिए दिक्कत है। वहीं हम सिरेन टेट्रा की बात करें तो इसमें ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोरल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस अभी मैंने आपको बताया जिसकी फ्लैट बॉडी हो, ठीक है, चपटी बॉडी हो, जैसे कि प्लेनेरिया आपने देखा होगा, अगर फोटो देखी उसकी चपटी बॉडी होती है। टेप वॉर्म हो गया, इसकी जब बॉडी जो है टेप की तरह होती है, ऐसी एकदम ऐसी बॉडी होती है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेमाटोडा की बात करें तो इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, पहचानने का ये तरीका है, जैसे कि राउंड वॉर्म्स जो बेसिकली पेट में पाए जाते हैं ना अपने, वो वाले ज़्यादातर पिन वॉर्म्स, ठीक है। ऑर्थोपोडा जो है इसका सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। ये इसके अंदर वो आते हैं जिसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट में कौन कौन से आते हैं, कॉकरोच के देखिए आपने जॉइंटेड लेग्स होते हैं, है ना, या फिर क्रैब्स, केकड़े, उनके भी जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो ये चीज़ मोलस्का में जिसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी, ठीक है, जैसे कि स्नेल, ऑक्टोपस, ठीक है। एचिनोडर्मेटा की बात करें तो इनकी स्पाइनी स्किन होती है, स्पाइनी स्किन, एग्जाम्पल जैसे स्टारफिश हो गया या सी अर्चिन्स हो गया, ठीक है। कोडेटा की बात करें तो इनके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारी रीढ़ की हड्डी है ना एक बैक में सपोर्ट करने के लिए, है ना, वैसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे चिड़िया हो गई, है ना, एलिगेटर हो गए, सारे एग्जाम्पल मैमल्स जो हो गए सब इसी में आ जाएंगे कोडेटा में, ठीक है। तो इतना आपको बेसिक जो है पता होना चाहिए। अगली बार जब हम एनिमल किंगडम के फाइलम के डिस्कस करेंगे तो हम एकदम डेप्थ में करेंगे, ठीक है, बट इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट कौन सा है, ऑर्थोपोडा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज़ रह गया मेरे ख्याल से, एनिलिडा रह गया, हाँ वही मैंने देखा नहीं, दिखाया मैंने एनिलिडा, हाँ एनिलिडा रह गया भाई। एक और यहाँ पे जोड़ लो, नेमाटोडा के बाद, वहीं मैं सोचूं क्या मिसिंग है, नेमाटोडा के बाद यहाँ पे एक और है, उसको बोलते हैं एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा फाइलम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें रिंग्स देखने को मिलेंगी, जैसे अर्थवॉर्म है ना, अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल हो गया, लीच एग्जाम्पल हो गया, है ना, ऐसा होता है ना, अर्थवॉर्म ऐसा होता है, और यहाँ पे आपको रिंग्स देखने को मिलती है अर्थवॉर्म में, तो वो चीज़ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिलिडा, क्लियर। तो ये जो सब चीज़ें हैं आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं आगे। The Election Amendment Bill passed in the Parliament recently seek the implement certain electoral reforms. ठीक है, one of them is eligibility date. Till now, only one date, 1 January, was considered for deciding eligibility with respect to age. What reform does bill seek in this regard? Introducing 2 dates, या फिर eliminating the idea of eligibility days, या introducing 4 dates, या introducing 3 days. तो पहली बात तो यह है कि ये जो बिल है, ठीक है, इसने मतलब कि एलिजिबिलिटी डेट पे काम किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने 4 डेट इंट्रोड्यूस कर दी,
ठीक है, 1 जनवरी तो पहले से थी, लेकिन 3 और इसने इंट्रोड्यूस कर दी कि मतलब आप जो है जैसे ही 18 साल के हो जाओ तो आप अपना जो है वोटर आईडी वगैरह बना सकते हो, ठीक है, वोट डालने के आप काबिल हो जाओगे, ठीक है। उससे पहले अच्छा वोटिंग से याद आया कि 21 एज से 18 एज है ना वोटिंग के लिए, ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 61st अमेंडमेंट 1988, ये आपको याद होना चाहिए। इसी दौरान जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गया था, है ना। आपने बाकी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में, इन जुलाई 2020 which state initiated the Ashirwad scheme to extend financial support for daughter marriage whose family below earning a lower income? तो कौन सी मतलब जो है इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज के लिए किस स्टेट ने आशीर्वाद स्कीम निकाली? तो कौन सा स्टेट था? ये था पंजाब, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने भी निकाली, उत्तर प्रदेश की है कन्या विवाह योजना, लिख देता हूं मैं, विवाह योजना। बिहार की भी सेम है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है इनकी, ठीक है। और एक और है, वो है बालिका समृद्धि योजना, समृद्धि जो मुझे याद आ रही है योजना बार बार, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, मतलब कि एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, ये तो क्लियर, दोनों में हेल्प होगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैरिज एजुकेशन भी है, एजुकेशन प्लस मैरिज दोनों में, फॉर गर्ल चाइल्ड है, फॉर गर्ल्स, ठीक है, उनके लिए है ये, ठीक है। बालिका समृद्धि योजना, ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, आशीर्वाद स्कीम किसकी है? पंजाब की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर परमिशन ऑफ। अब ध्यान से देखो, पूछा क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है मनी बिल के लिए? तो स्टेट की बात की है तो यहाँ पे गवर्नर की। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, तब किसकी चाहिए होती है? तब चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। मनी बिल के बारे में, अच्छा मनी बिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हमने एक बार भी डिस्कस नहीं किया। इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल है, 109 110। 109 में जो प्रोसीजर दे रखा है मनी बिल का, वो दे रखा है कि मनी बिल को मतलब कि ओनली इन लोकसभा पास किया जाएगा, हाँ, लोकसभा के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और 110 में डेफिनेशन दे रखी है कि मतलब किस किस, अगर मतलब कौन सा बिल है जिसको हम मनी बिल कंसिडर करेंगे, क्या क्या मतलब कि आएगा मनी बिल के अंदर, वो चीज़ें रखी है। और मैंने आपको बताया है कि इसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी? प्रेसिडेंट की, क्लियर। अभी मैंने बताया कि इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ किसमें? लोकसभा में, इन ओनली लोकसभा, ठीक है। तो क्या राज्यसभा में नहीं जाएगा? राज्यसभा में बिल्कुल जाएगा, 14 दिन का राज्यसभा को टाइम मिलेगा, ठीक है। 14 दिन में अगर राज्यसभा जो है पास करती है तो ठीक है, नहीं तो इसको पास मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट का लास्ट में वो लगता है साइन, प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन, प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन। किस आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 111 में लिखा है कि प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन प्रेसिडेंट इसमें पॉकेट वीटो लगा सकता है, क्या लगा सकता है? पॉकेट वीटो लगा सकता है, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो क्यों नहीं लगा सकता? सस्पेंसिव वीटो मेरे भाई इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये पहले से ही प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पे आया है, तो सस्पेंसिव वीटो लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब आपने बोला कि अगर यहाँ पर राज्यसभा में अगर मतलब 14 दिन में कुछ नहीं हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाए, तो क्या जॉइंट सेटिंग का प्राविधान नहीं है? तो इस केस में नहीं है, जॉइंट सेटिंग इस केस में नहीं बैठेगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है मेरे दोस्त, ठीक है। मनी बिल के बारे में इतना पता होना चाहिए। 109 आर्टिकल प्रोसीजर बताता है, 110 आर्टिकल डेफिनेशन बताता है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आज के 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। उससे पहले
सेंस ऑफ इंडिया 2011 का मोटो क्या था? उसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, इसके ये कौन सा था? ये 5th था, तो मतलब वैसे तो 15 था लेकिन 7th था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसमें रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? है ना, इसमें थे चंद्रमौली, CM चंद्रमौली, चंद्रमौली। अभी कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो लिटरेसी रेट की बात की गई है उसका क्राइटेरिया क्या है भारत में। भारत में कोई भी इंसान जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दी गई हैं उसमें अगर अपना नाम लिखना पढ़ना जानता है तो उसको हम लिटरेट मानते हैं। ठीक है, अब हम लिटरेसी रेट की बात करें, यहाँ हम लिख देता हूँ। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें तो 2001 में था 64.83, 2011 में हो गया वो 74.04। ठीक, मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो मेल का था 82.14 और फीमेल का था 64.5। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस लगभग है 16, 16.5 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ लिटरेसी रेट हम दो जगह और बात कर लेते हैं, अर्बन में बात कर लेते हैं और रूरल में बात करते हैं। अर्बन में कितना है? अर्बन में है 83.18 और रूरल में है ये 76.42। SC का कितना है? ST का कितना है ये भी बता दो आप। SC का है 66.1 और ST का है 59%। ये भी आपको पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट के बारे में इतना पता होना चाहिए। साथ साथ आपको और क्या पता होना चाहिए? और पता होना चाहिए कि किस स्टेट में हाईएस्ट है। अच्छा, हाईएस्ट लो से देख लेते हैं एक बार। लोएस्ट, इधर थोड़ा इधर। ठीक है, यहाँ हम स्टेट की बात कर लेते हैं, यहाँ हम यूटी की बात कर लेते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट किस स्टेट में है आपको पता है? केरला। कितना है? 94%। लोवेस्ट किस में है? बिहार में 61.8%। सेकंड हाईएस्ट कौन है? सेकंड हाईएस्ट मिजोरम है। सेकंड लोवेस्ट कौन है? अरुणाचल है। ये भी इसने मतलब बहुत बार पूछा गया। फर्स्ट ना पूछे उसने सेकंड पूछ लिया। मैं बोला गजब भाई। यूटी में लक्षद्वीप 91.8% और इसमें है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। ठीक है, लोवेस्ट में। डिस्ट्रिक्ट में है सरछिप, हाईएस्ट सरछिप। और कहाँ पे है ये? मिज़ोरम में है डिस्ट्रिक्ट ये वाली। और लोवेस्ट है अलीराजपुर, ये कहाँ पे है? ये है अपनी MP में, उसका लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। तो इतनी कुल मिला के चीज़ें आपको लिटरेसी रेट के बारे में पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च? तो पहली बात तो आपको पता है डिजिटल इंडिया मिशन मोदी जी ने लॉन्च किया है। कब किया है? 2014 में तो उनकी पार्टी आई थी, तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके अंडर आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और ये मोदी जी के अंदर आया, ये मैंने आपको बता दिया। इससे हुआ क्या, मतलब इसने क्या बेसिकली बताया। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट नेटवर्क टू रूरल के लिए हाई स्पीड कनेक्शन स्टैब्लिश करना इसका कनेक्शन था। साथ साथ इसने टारगेट रखा 1 ट्रिलियन को अचीव करने का बाय 2025, ये पता होना चाहिए। और इसके अंडर बहुत सारे जो हैं और भी चीज़ें स्टैब्लिश हुई, जैसे कि डिजी लॉकर आया। ठीक है, ई हॉस्पिटल आया, इसी के अंदर आया, है ना। ई पाठशाला भी इसी के अंदर आई। ठीक है, भीम UPI भी इसी के अंदर आया, ई क्रांति भी इसी के अंदर आई। ठीक है, भीम का फुल फॉर्म पूछ लिया था एक बार उसने,
क्या बोलते हैं एसएससी ने, तो ये चीज़ भी और थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आगे फ़ोटो शायद लगा रखी है, अच्छा नहीं लगा रखी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भीम का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर बता देता हूँ। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये किसके अंदर है, डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर ये सब लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग दी फॉलोइंग प्लेयर्स इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से कौन सा प्लेयर रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया है ना। मैंने आपको 3 नाम याद करवाए थे, आपको आपकी याद हो तो। उससे पहले हम टेबल टेनिस का मैं थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टेबल की हाइट कितनी होती है, ठीक है। नेट की हाइट कितनी होती है, बॉल का वेट कितना होता है, और बॉल का साइज़ कितना होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मनीष नरवाल जो हैं ये पैराशूटिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एस श्रीकांत बैडमिंटन पता होना चाहिए, और पंकज अडवाणी जो हैं ये बिलियर्ड्स और स्नूकर के प्लेयर हैं, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर के प्लेयर हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा मानिका बत्रा। और मैंने आपको 2 नाम कौन कौन से याद कराए थे, वो मैंने कराए थे सातियान ज्ञानेश करण, और कराया था मैंने शरत कमल। ये 3 अभी भी नाम याद कर लो, ठीक है। इन्होंने ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था टेबल टेनिस में। और जो मैंने पूछा इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होती है 2.5 फीट, ठीक है। वेट नेट की हाइट कितनी होती है 6 इंच, ठीक है। और वेट कितना होता है 2.1 ग्राम, और साइज़ कितना होता है 40 mm साइज़ होता है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, ये चीज़ सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टेबल टेनिस के बारे में ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द गैस एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। कौन सी, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन या हीलियम। तो ये है आपकी नियॉन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ साथ हमने ये भी देखा है, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो लास्ट ग्रुप है उसको हम याद कैसे करते हैं, हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना, इस ट्रिक से हम याद करते हैं। एच से हीलियम, अच्छा मैं यहाँ पर दूसरे कलर से लिख देता हूँ, एच से हीलियम, नियॉन, ए से आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और क्या पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि हीलियम का डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी रैमसे और रेलीफ ने, रैमसे और रेलीफ, ठीक। और जो बाकी ये सब हैं इनकी डिस्कवरी की थी विलियम रैमसे ने, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि हीलियम जो ऐसी गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। किसकी किसकी वजह से, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से हम इस गैस को लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चंद बरदाई फेमस लिटरेसी वर्क डैश मेंशन पृथ्वीराज चौहान लव्स स्टोरी एंड हीरोइक डीड, ठीक है। अच्छा उससे पहले इसी में आप मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की डिस्कवरी किसने की थी, लिसिस ऑफ वाटर की डिस्कवरी तो ये करी थी विलियम निकोलसन ने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया, एकदम से मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। इतना आप साथ में और याद कर लो। चलते हैं आप आगे। हाँ, तो चंद बरदाई की बुक का कौन सा नाम था, ये पूछा गया बेसिकली। हर अकेली नाटक, या अभिधन चिंतामणि, या पृथ्वीराज आशो, या फिर राज मार्तंड। तो आपको पता है पृथ्वीराज के बारे में दे रखा है, तो पृथ्वीराज आशो यहीं पे इसका नाम हो जाए, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पृथ्वीराज से संबंधित 2 लड़ाइयाँ हैं। पहली बात तो पृथ्वीराज का रूल कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली और आगरा के ऊपर इन्होंने रूल किया, ठीक है। इन्होंने 2 बैटल लड़ी,
91 में, 1192 में। दोनों ये मोहम्मद गौरी के साथ खिलाफ लड़ी। इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और इसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, ये वाली जो है ये पृथ्वीराज ने जीती। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज हार गया, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को जो इनविटेशन है वो दिया था राजा जयचंद ने, और 1994 में राजा मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को ही पेल दिया। ये हुई बैटल ऑफ चंदावर। यहाँ पे मोहम्मद गौरी किल्ड जयचंद। यही आपको पता है, यही कहानी रही है। ठीक है, अच्छा साथ साथ, हाँ साथ साथ क्या, जो चौहान डायनेस्टी है उसका पता हमें उसके बारे में कहाँ किस इंस्क्रिप्शन से जानने को मिलता है, तो वो जानने को मिलता है बिजोलिया इंस्क्रिप्शन से। कौन सा इंस्क्रिप्शन? बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। ये नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, है ना, अहिहोल इंस्क्रिप्शन है ना, वैसे ही चौहान डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है बिजोलिया इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज नोन एज देशबंधु? तो देशबंधु किसको कहा गया? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? तो आपको पता है गोपाल सिंह गोखले के बारे में पता है कि ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई कब? 1905 में। ठीक है, और एक चीज़ आपको जो नहीं पता होगी वो ये कि इनको डायमंड ऑफ इंडिया कहा गया। डायमंड ऑफ इंडिया कहा गया। किसने बोला इनको? ये आप मुझे बताएंगे अगर आपको पता है तो। किसने बोला? भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह की आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। नौजवान भारत सभा गठन किया कब? 1926 में। और इनकी एक बुक है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है वाई आई एम अथीस्ट। ठीक है, ये बुक इनकी जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं, वो मैं अभी आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चित्तरंजन दास के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। किसके साथ मिलके? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके, विथ मोतीलाल नेहरू, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, इसका फुल नेम। तो डायमंड ऑफ इंडिया जो है किसने बोला था? इनको बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की। उनके बारे में बहुत सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये मेयर रह चुके हैं कहाँ के? कैलकाटा के, मेयर ऑफ कैलकाटा। कब? 1930 में। आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो बुक है, इनका बुक के नाम पता होना चाहिए। कौन सी बुक है? एक बुक है द इंडियन स्ट्रगल, जो कि बार बार पूछता है, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, साथ साथ इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था स्वराज। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, और इन्होंने दो नारे दिए, एक जय हिंद का नारा दिया और दूसरा नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, वो आप आगे समझ लेना। ठीक है, और ये गरम दल से बिलोंग करते थे। आपको पता है कांग्रेस जो है वो दो दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के ये मेंबर थे। ठीक है, साथ साथ ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब? एक 1938 में हरिपुरा का सेशन हुआ था, उसमें ये प्रेसिडेंट थे। फिर 39 में अगले साल भी सेशन हुआ त्रिपुरी एमपी में, उसमें भी ये चुने गए। लेकिन आपको पता है कि गांधी जी को ये पसंद नहीं था। गांधी जी ने अपना कुछ अपनी तरफ से अपना एक पर्सन आईएनसी प्रेसिडेंट के लिए बना रखा था, तो वो हार गया। तो इसकी वजह से गांधी जी नाराज़ हो गए, तो इन्होंने फिर इसके बाद रिज़ाइन कर दिया।
ठीक है। जब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो उसके बाद इन्होंने फॉर्मेशन की ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, ये आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये आज़ाद हिंद फौज जो है वो भी इनके नेतृत्व में आई थी। हिंद फौज जो पहला वाला जो पहले आज़ाद हिंद फौज जो फर्स्ट था वो मोहन सिंह जो थे उनके अंडर थी। सेकंड टाइम जो थी, सेकंड टाइम ये सुभाष चंद्र बोस के अंडर आई। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। 16 क्वेश्चन पूछता है, बुद्धादेव दास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सरोद, सारंगी, बांसुरी या मृदंगम। तो आपको ये पता है, ये नाम मैं पहले करवा चुका हूँ, ये हैं सरोद वादक। सरोद के और कौन कौन कंपोनेंट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हैं अलाउद्दीन खान जो मैयर घराने के फाउंडर है, अलाउद्दीन खान। और मैंने बताया था कि इसको याद करने का यही है कि नाम में अली आना चाहिए। अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज़ अली खान, ठीक है, राजीव तारानाथ और बुद्धादेव दास गुप्ता। ठीक है, तारानाथ, ये हैं सरोद वादक। सारंगी कौन कौन है, सारंगी की हम देख लेते हैं। सारंगी की दूसरे कलर से दिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सारंगी का देख लेते हैं। सारंगी के हैं पंडित राम नारायण, ठीक है, उस्ताद सबरी खान, खान, बुंदू खान, शाकूर खान, अब्दुल लतीफ़ खान और उस्ताद सुल्तान खान। ठीक है, ये है। साथ साथ हम बाकी जो बचे हुए हैं, फ्लूट का मैंने आपको बता दिया था, फ्लूट के आपने कैसे याद किए थे, हरिप्रसाद चौरसिया। अच्छा चलो वो भी लिख देते हैं, फ्लूट और मृदंगम दोनों देख लेते हैं तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ फ्लूट का देख लेते हैं और यहाँ मृदंगम का देख लेते हैं, मृदंगम। ठीक है, फ्लूट के कंपोनेंट है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, और प्रभात शर्मा जो कि असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट है। वहीं हम मृदंगम की बात करें तो इसके कंपोनेंट हैं वी.के. शिवरामन और यू.के. शिवरामन, यू.के. शिवरामन। ठीक है, रजना स्वामीनाथन, और एक और थे अनंता आर कृष्णन। ठीक है, ये भी मृदंगम के एक्सपोनेंट्स हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिकली इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये वही नाम है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये है एच वाला कंपोनेंट। ठीक है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ये है एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। नोबल आइडियल्स लाइक भगत सिंह दैट इंस्पायर्स, ये है बी भापू वाला। ठीक है, ये वाला कुछ नहीं है कि मैंडेटरी नेशनल सर्विस फॉर 5 ईयर, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, 51A के अंदर है, ये हम बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस बताता हूँ। ये ए है, ए से एंथम याद करो, नेशनल फ्लैग और एंथम की इज्जत करना। बी से बापू और भगत सिंह नोबल आइडियल्स हैं, उन पर बिलीव करना, उनको फॉलो करना। सी मतलब तीन का मतलब है सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये याद करना है। डी फॉर डिफेंड द कंट्री,
एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, वो चीज़ है। ई फॉर 5 होता है, ई मतलब 5 उंगलियां जैसे मुट्ठी होती है वैसे कॉमन ब्रदरहुड, और टू रिनाउंस दी प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू दी डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये याद करना है। एफ से फोर्ट माने रिच हेरिटेज जो होता है उसको प्रिजर्व करना है। जी मतलब ग्रीनरी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी नेचुरल इन्वायरमेंट, ये। आई फॉर मैंने बता दिया, आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये गांधी जी ने कहा था। तो ह्यूमनिज्म, सॉरी एच आएगा ना, एच फॉर ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये आई है, पब्लिक प्रॉपर्टी और टू एब्जॉर्व वायलेंस। और जे जड्डू, जैसे ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, और तलवार भी मस्त चलाते हैं। तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। और एक की है उसमें पेरेंट्स को ये फिर मतलब कि एल्डर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आपको मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है दिखानी है और बच्चों को पढ़ाना है, मैंडेटरी है 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना। तो ये कुछ हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको याद रखनी है। क्लियर? ये मैंने एक सांस में बता दिया आपको, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं, ये जिंक हो गया और ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। जो रिएक्ट होगा आपको पता है क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा जिंक। क्यों कर देगा, उसका रीज़न ये है, और ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हुआ क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये पता था। तो हमें पता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे रिएक्टिविटी घटती है। तो यहाँ पे तो जिंक यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव है, जो मोर बलशाली है, वो अपने छोटे को लात मार के भगा देगा और उसकी जगह ले लेगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और SO4 को गर्लफ्रेंड बना लिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। हिंदुस्तानी सिंगर पंडित वेंकटेश कुमार वॉज ऑनर्ड विथ कालिदास सम्मान 2022 बाय विच गवर्नमेंट। ये तो क्वेश्चन इन्होंने बहुत इजी पूछ लिया। इनको वैसे पूछना चाहिए था कि पंडित वेंकटेश को 2022 में कौन सा अवार्ड मिला था, लेकिन इन्होंने खुद ही बता दिया कालिदास सम्मान अवार्ड मिला था। तो कालिदास सम्मान अवार्ड कौन सा स्टेट गवर्नमेंट देता है, वो देता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की और कौन कौन सी देती है, लता मंगेशकर अवार्ड हम देख चुके हैं, है ना, मंगेशकर अवार्ड यही देती है, और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये भी यही देती है। दोनों थोड़ा थोड़ा हैं। और इसके पहले कंपोनेंट्स मोदी जी थे, ये भी पता होना चाहिए। मंगेशकर अवार्ड, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और कालिदास सम्मान से आपको पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था 1980s के टाइम पे, 1980s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। पहले जो एक्सपोनेंट थे, पहले जो रेसिपिएंट थे वो थे SS अय्यर और मल्लिका अर्जुन मंसूर। मल्लिका अर्जुन मंसूर को पहला कालिदास सम्मान अवार्ड मिला था। 2024 में किसको मिला है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो मिला है रघुपति भट्ट को। किसको मिला है, रघुपति भट्ट को। ठीक है, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो तानसेन म्यूजिक अवार्ड है वो भी मिलता है, MP गवर्नमेंट ही देती है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑनलाइन क्रेडिट एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। तो मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड हो रहा है, मतलब कि आप मुझे कुछ दो मैं आपको कुछ दूंगा, पैसे की बात नहीं हो रही। तो ये है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पुराने टाइम में इस्तेमाल होता था। लोग गेहूं की जगह राइस ले लेते थे। एक के पास गेहूं है तो एक के पास राइस है, तो वो एक्सचेंज कर लेगा, तो मुझे गेहूं दे दो तो मैं तुम्हें राइस दे दूंगा, ऐसे करके ये बार्टर सिस्टम था। बस इसका डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज की वजह से ही तो रुपया करेंसी सिस्टम चला। क्या था कि पहला है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है, आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल, लेकिन मुझे चावल की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं आपसे क्यों चेंज करूँ, है। मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे मक्का चाहिए, मुझे दाल चाहिए, जो आपके पास है नहीं, तो वो कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड चीज़ है स्टोरिंग वेल्थ। कैसे, मतलब आपको पता है वीट हो चाहे कुछ भी हो, कुछ टाइम बाद जो है वो ख़राब होने लग जाती है, तो आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और थर्ड है कॉमन मेजर ऑफ
वैल्यू मतलब अगर मैं 1 किलो सोना दूँ, 1 किलो मेरे पास सोना है, आपके पास 1 किलो चांदी है, मैं आपको बोलूँ भाई आधा किलो आप सोना ले लो, मुझे चांदी दे दो, तो क्या आप करेंगे? है ना? मतलब कोई कोई प्रॉपर वैल्यू सिस्टम है नहीं, हम कैसे बताएंगे कि सब चीज़ें बराबर पे हैं? तो इसकी वजह से जो बार्टर सिस्टम है वो लैग करा और यहाँ पे वो फेल हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। है ना, ये पहले टाइम पे यूज़ होता था, जब हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, तब वहाँ पे ये यूज़ होता था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है गंगौर फेस्टिवल से रिलेटेड। ये हम देख चुके हैं, गंगौर फेस्टिवल जो है माता पार्वती के संदर्भ में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? राजस्थान में मनाई जाती है। ठीक है, राजस्थान एमपी में मनाई जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो वो चीज़ है। और राजस्थान में क्या मनाता है? पुष्कर मेला, नागौर फेयर, उर्स फेयर और बानेश्वर फेस्टिवल और बूंदी उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं हम त्रिपुरा की बात करें तो गरिया पूजा, ठीक है, खर्ची पूजा, ठीक है, बिझू, होजागिरी होजागिरी और एक है खोजागिरी। कंफ्यूज नहीं होना, जो खोजागिरी, एक जो होजागिरी है वो त्रिपुरा की, जो खोजागिरी वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की और कौन सी है? गुड़ी पड़वा, जो उनका न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, गणेश चतुर्थी, ठीक है, नराली पूर्णिमा, एलिफेंटा वत पूर्णिमा, ठीक है, और काला घोड़ा महोत्सव भी यहीं का है। ठीक है, और इनका मार्शल डांस कौन सा है? वो है मर्दानी खेल। है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वहीं हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का क्या है? बैसाखी, गुरु पर्व, बैसाखी गुरु पर्व, है ना, लोहरी भी यहीं का है। तो ये आपको फेस्टिवल जो है ये पता होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, ठीक है, अभी आप इतना याद करो, फिर मतलब कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको और बताता रहूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है डैश लीव्स आर यूज टू मेक बीडीज। कौन सा लीफ जो है बीड़ी बनाने में उपयोगी है? नीम का, चंपा का, बेतुल का या तेंदू का? तो ये आंसर है तेंदू, ये आप याद कर लो। ठीक है, वैसे एक और है चिंचोना का, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। चिंचोना की जो पेड़ की खाल है, बार्क है, वो एक मेडिसिन बनाने में हेल्प होती है। किस डिसीज़ के लिए? मलेरिया के लिए। ठीक है, क्यूनाइन करके जो वो मेडिसिन बनती है, मलेरिया के लिए बनती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं आगे 23rd पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिल्स? कौन से जो पर्वत श्रृंखला है वो ईस्टर्न हिल्स में है? तो वो है नागा खासी, ये तो आपको पता है कहाँ पे, मेघालय में है। अनाईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवरॉय हिल्स। ठीक है, और हम ऐसे देखते हैं, यहाँ देखो, ये जो है मैं मार्क कर देता हूँ, हम ऐसे याद करते हैं। नल्ला वेणुपाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए। ठीक है, नल्लामल्ला हिल्स, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई और शिरोमानी, पलानी और वर्षोधना हिल्स। ये सब क्या हैं? ये ईस्टर्न घाट के हिल्स हैं, घाट्स के हिल्स हैं। इस तरह से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यही यहाँ पे ये गारो खासी जयंतिया मेघालय में हैं। ये गारो खासी जयंतिया ये आगे जाके होती हैं। ठीक है, वहीं हम अनाईमुड़ी की बात करें तो अनाईमलाई जो है, अनाईमलाई यहाँ पे है। क्लियर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और विंध्या सतपुरा आपको पता है, इसके बीच में जो है रिफ्ट वैली के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो होती है। ये जो है नर्मदा रिवर है, नर्मदा, ये भी पता होना चाहिए। और ये अलावरी रेंज है, अरावली रेंज है। ठीक है, और ये माउंट आबू है, ये माउंट गुरु शिखर, ये वो पता होना चाहिए। ठीक है, अरावली के इधर लेफ्ट साइड ही डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं अज्यूम करता हूँ इतना आपको पता होगा। ये ईस्टर्न गेट की पहाड़ियाँ जो हैं वो आप याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है हु स्टैब्लिश शांति निकेतन एंड व्हेन?
तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, शांति निकेतन किसने स्टैब्लिश किया था? ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 2 ऑप्शन है, कब किया था? 1901 में किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में किया था। और यही शांति निकेतन आगे जाके विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनती है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनती है। कब बनती है ये आपको पता होना चाहिए, ये आप मुझे बता देंगे। साथ साथ आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक चीज़ पता होगी कि इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ठीक है। ये उपाधि जब 1919 में जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था तब इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जैसे कि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है, किसका? इंडिया का भी लिखा है और बांग्लादेश का भी लिखा है, ठीक है। उसके ठीक है, और इन्होंने गीतांजलि लिखी है, गीतांजलि इनकी बुक है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। कब? 1913 में, लिटरेचर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पहले रेसिपिएंट थे नोबेल प्राइज़, रेसिपिएंट बोलूँगा, पहले विनर थे नोबेल प्राइज़ के। इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट आर फाउंडेड बाय मृणालिनी साराभाई हु वॉज भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम से भी एसोसिएटेड है, कथकली से भी एसोसिएटेड है। तो इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट फाउंड किया है? श्री त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, नित्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट या नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय। तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने फॉर्म किया है दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है, ठीक है। कब किया है? 1949 में, ठीक है। वैसे ही इसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए एक वेम्पाती चिन्ह सत्यम है, ठीक है। वेम्पाती चिन्ह सत्यम, इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट फॉर्म किया? ऐसे है रुक्मणी देवी अरुणदले, इन्होंने क्या फाउंड किया है? अरुणदले, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्म किया है कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी, कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी। कहाँ पे है ये अकेडमी? ये है चेन्नई में, ये पता होना चाहिए। और रुक्मणी देवी अरुणदले ने इन्होंने कलाक्षेत्र फाउंड किया है, कलाक्षेत्र जो है फाउंडेशन ये इन्हीं की है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। सो यहीं पे होते आज की क्लास ख़त्म। आशा है आपको फ्रूटफुल लगी होगी, आपको यूज़फुल लगी होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। और मैंने कोई भी पॉइंट अगर मिस किया हो, कोई भी पॉइंट मेरी गलती से गलत निकल गया हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ साथ आप मुझे और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उसको आगे वीडियोस में डाल सकें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए एंड राधे राधे सभी को।